ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ CRR एंड SLR। SLR के अंदर अमेंडमेंट है मई 25 के लिए DTL की कॉम्पोजिशन में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो CRR और SLR का कंसेप्ट हम डिस्कस करें। ओके, सो CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR का मतलब है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अभी एग्जैक्टली क्या SLR चल रही है या क्या CRR चल रही है उसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो जब आप ऑडिट करने के लिए जाओगे तब ये देखना। अभी आप समझो कि CRR होता क्या है। तो जितना भी डिपॉजिट बैंक का है उसका एक स्पेसिफाइड परसेंटेज, उसके डिपॉजिट जो उसने कस्टमर से एक्सेप्ट किया है उसका एक स्पेसिफाइड परसेंटेज मतलब जितना भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्राइब किया है फ्रॉम टाइम टू टाइम बैंक को रखना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, या तो कैश के फॉर्म में या तो डिपॉजिट के फॉर्म में, एज द केस में भी ये पैसा आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ेगा, कैश के फॉर्म में या रिजर्व की फॉर्म में, ठीक है। तो इसको आप कहते हो कैश रिजर्व रेशियो, राइट। ये आपको मेंटेन करके रखनी पड़ती है जो भी टाइम टू टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब करता है। बीइंग एन ऑडिटर आपका काम क्या है कि आपको ये देखना है कि आपके बैंक ने जिसके आप ऑडिट करने के लिए गए इतना CRR मेंटेन किया हुआ जितना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्राइब किया है। एंड व्हाट अबाउट द SLR इज स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो बैंक इसको प्रिस्क्राइब करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मेंटेन द लिक्विडिटी, जैसे भी वो उसको मेंटेन करना चाहता है, ठीक है। तो SLR में क्या होता है, SLR इज अ परसेंटेज ऑफ DTL, नेट DTL, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। अब इसमें क्या आता है यही आपको सीखना है, ओके। तो एक स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज ऑफ बैंक को खुद अपने पास रखना पड़ता है कैश या लिक्विड एसेट की फॉर्म में, ठीक है। तो मैं एग्जांपल मान लेती हूँ जैसे कि 4% प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि आपका SLR 4% होना चाहिए, जस्ट एन एग्जांपल। तो बैंक का जितना भी नेट DTL बनता है उसका 4% बैंक अपने पास रखेगा या तो कैश की फॉर्म में या तो लिक्विड एसेट की फॉर्म में, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह। इसको आप कहते हो SLR। अभी बैंक के ऑडिटर का काम क्या है ये देखना कि जितना भी SLR बैंक ने आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्राइब किया, जिस बैंक की आप ऑडिट कर रहे हो वो बैंक उतना SLR मेंटेन करता है। आपका काम ये है, लिक्विड एसिड के फॉर्म में उसने ये रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई किया हुआ है, ठीक है। यहां पे जो असली सीन आता है जिसके ऊपर हमें फोकस करना है दैट इज DTL की कंप्यूटेशन कैसे होगी, क्या चीजें DTL की कॉम्पोजिशन में आएगी, क्या चीजें एक्सक्लूड करनी है, वो सारी चीजें। एंड बीइंग एन ऑडिटर जब आप SLR रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लायंस चेक करोगे आपको किन एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देना है, क्या प्रोसीजर आपको परफॉर्म करना है, ये भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। तो SLR के ऊपर एक क्वेश्चन अच्छा खासा निकल के आ सकता है स्पेसिफिकली जब इस कंसेप्ट के अंदर अमेंडमेंट है तो, ठीक है। तो मैं पढ़ना शुरू कर रही हूं। टॉपिक क्या है, कंप्लायंस विद द CRR एंड SLR रिक्वायरमेंट। तो CRR का कंसेप्ट तो बहुत सिंपल है, जो मैंने आपको बताया कि कैश रिजर्व रेशियो इज अ स्पेसिफाइड मिनिमम फ्रैक्शन परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट ऑफ अ कस्टमर। जितना डिपॉजिट बैंक ने कस्टमर का एक्सेप्ट किया हुआ है उसका एक स्पेसिफाइड परसेंटेज कमर्शियल बैंक को होल्ड करना पड़ता है एज अ रिजर्व आइदर इन कैश और अ डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये पैसा आपको रखना पड़ता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द कैश बैलेंस टू बी मेंटेन्ड बाय अ बैंकिंग कंपनी एंड अदर शेड्यूल बैंक इज द रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ सर्टेन मिनिमम कैश रिजर्व। मतलब कि इतना पैसा तो आपके पास होना चाहिए। ये क्या कि अगर आपको कभी एडवर्स सिचुएशन में पेमेंट करनी पड़ जाए बहुत सारी तो, राइट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम रिव्यू करता है इवॉल्विंग लिक्विडिटी सिचुएशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको यूज करता है टू मेंटेन द लिक्विडिटी इन द मार्केट, ठीक है। ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा जब आप 11th क्लास में थे या फाउंडेशन आप पढ़ के आए होंगे CPT वगैरह। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम रिव्यू करता है इवॉल्विंग द लिक्विडिटी सिचुएशन एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड करता है कि CRR का रेट क्या होना चाहिए रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय द शेड्यूल कमर्शियल बैंक। देयरफॉर ऑडिटर का काम ये है कि उसको CRR के साथ आपका बैंक कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है ये देखना है। तो इसलिए आपको जो भी अपडेटेड सर्कुलर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उसको रेफर करना पड़ेगा। Therefore, auditor needs to refer to the master circular issued from time to time in this regard to ensure the compliance with CRR requirement। देखो मुझे एग्जाम में नहीं लगता कि CRR के ऊपर ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा, ऐसे ये जो पॉइंट लिखे हुए कि इसको आप लर्न करने के लिए बैठो, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो इधर MCQ वगैरह में बन सकता है कि क्या है CRR, बाकी लिखने को तो नहीं आएगा ये। आगे चलेंगे, SLR रिक्वायरमेंट। अब सुनना, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में भी आ सकता है और ये आपसे SLR निकलवाने के लिए जो DTL आपको चाहिए वो कॉम्प्यूट करने को भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके अंदर क्या इंक्लूड होगा एक्सक्लूड होगा उसके ऊपर ना पहले MCQ में क्वेश्चन आते थे और अब भी आ सकता है क्योंकि अब तो अमेंडमेंट है।
ठीक है, तो क्या लर्न करना है, कहां से डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में क्वेश्चन बनेगा वो अभी मैं बताऊंगी। ये इंट्रोडक्शन एक बार हम पढ़ लेते हैं जो मैंने आपको बता दी है कि एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज द रिक्वायरमेंट दैट एवरी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इन इंडिया इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन लिक्विड एसेट। तो मतलब आपको इतना लिक्विड एसेट के फॉर्म में रखना पड़ता है जैसे कैश वगैरह या गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह, सच एज गोल्ड, कैश एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द कस्टमर। ये किसका निकलेगा परसेंटेज? नेट डीटीएल का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिक्वायर्स स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर। आप स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपको ना ये वेरीफाई करना पड़ता है कि बैंक कंप्लाई कर रहा है एसएलआर रिक्वायरमेंट के साथ। कब आप इसको वेरीफाई करते हो? 12 ओड डेट इन डिफरेंट मंथ इन अ फिस्कल ईयर विच शुड नॉट बी फ्राइडे। जो फ्राइडे नहीं होनी चाहिए। ये फ्राइडे को क्यों छोड़ दिया इसने? क्योंकि फ्राइडे को मोस्टली रिपोर्टिंग होती है, फ्राइडे को ये डीटीएल की कॉम्पिटिशन होती है, इसलिए फ्राइडे को छोड़ के हर एक महीने की कोई भी आप डेट पकड़ लो। ये ओड डेट का मतलब ओड इवन नहीं है, ओड डेट का मतलब है ओड डेट मतलब ओड डेट कि कोई भी डेट आप उठा सकते हो। तो जैसे कि अगर मैं पकड़ लेती हूँ अप्रैल, मई, जून, तो अप्रैल का कोई भी दिन तो फ्राइडे नहीं होना चाहिए बस। तो इस डेट के ऊपर बैंक के ऑडिटर को, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैंक के ऑडिटर को वेरीफाई करना पड़ता है कि ये जो बैंक है कंप्लाई कर रहा है एसएलआर रिक्वायरमेंट के साथ। एसएलआर रिक्वायरमेंट को मेंटेन कराने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि बैंक शुड हैव एन अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट which can be used to handle a sudden increase in the demand for the amount from the depositors। ये मोटा मोटा यही कुछ इनका ऑब्जेक्टिव है। ये सीआरआर आप लिक्विडिटी के लिए आप मेंटेन करते हो कि देखो सीआरआर का कंसेप्ट क्या है? सीआरआर का कंसेप्ट लिक्विडिटी के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि मार्केट में पैसा बहुत होना चाहिए तो फिर वो सीआरआर कम कर सकता है। तो अगर बहुत लोगों को पैसा देना है तो पहले बैंक के पास पैसे होना चाहिए। तो अगर आप सीआरआर कम कर दोगे तो बैंक को कम पैसा, काम कैसे चलता है? लोग डिपॉजिट कराते हैं बैंक के पास और बैंक लोन देता है। तो अगर जो आप डिपॉजिट करा रहे हो उसका 1% मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखवा दूं, शायद मैंने ऊपर डिपॉजिटर वाला पॉइंट बोला तो जो गलत था, मैं करेक्ट कर रही हूं उसको। तो सीआरआर का केस क्या होता है कि जैसे कि कस्टमर ने पैसा डिपॉजिट कराया बैंक के पास और आपको वो बैंक उस पैसे को आगे दे रहा है लोन की फॉर्म में, तो अगर मैं सीआरआर बढ़ा दूं तो ये पैसा बैंक के पास रहेगा नहीं। तो आपको एक स्पेसिफाइड परसेंटेज कहां पे रख रहे हो आप? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो आप आगे लोन कम दे पाओगे, लोन कम दे पाओगे तो परचेसिंग पावर कस्टमर की ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तो उसने लिक्विडिटी को मेंटेन कर लिया। इसका वाइस वर्सा भी वो कर सकता है। तो मतलब डिपेंडिंग अपॉन कितनी लिक्विडिटी मेंटेन करना चाहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके अकॉर्डिंग वो सीआरआर डिसाइड करता है। समझ में आ रहा है? तो अगर वो चाहता है कि कस्टमर के पास पैसा ज्यादा हो तो सीआरआर को वो कम कर देता है, क्योंकि अगर आप सीआरआर कम कर दोगे तो बैंक को कम पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ेगा, तो ज्यादा लोन वो दे पाएगा ऐसा। तो लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए सीआरआर का कंसेप्ट आता है। और अगर मैं एसएलआर की बात करूं तो इधर क्या है कि अभी डिपॉजिटर को पैसा चाहिए, आपका पैसा एफडी के अंदर है, आपका पैसा सेविंग अकाउंट के अंदर, एकदम से कोई बहुत ज्यादा हाई डिमांड आ गई तो पैसा कहां से लेकर आएगा बैंक? उसके पास पैसा होना चाहिए, मतलब लिक्विड एसेट के फॉर्म में पैसा होना चाहिए कि वो इमीडिएटली उस डिमांड को फुलफिल कर पाए। इसलिए ये एसएलआर की रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब की गई है। मुझे याद नहीं, आई थिंक मैंने सीआरआर में ये बोला है, बट ये अभी मैंने करेक्ट किया। आगे ऑडिटर का रोल क्या है? ऑडिटर का रोल ये है कि ऑडिटर को वेरीफाई करना है कंप्लायंस, कि बैंक कंप्लाई कर रहा है एसएलआर के साथ या नहीं। वैसे ये ऊपर हो भी गया अभी। टू वेरीफाई द कंप्लायंस विद एसएलआर रिक्वायरमेंट, ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा करेक्टनेस ऑफ द डिटेल, क्योंकि क्या है, एसएलआर इज अ स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ नेट डीटीएल। तो पहले तो आपको डिमांड टाइम लाइबिलिटी बैंक सही कंप्यूट कर रहा है या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। फिर मान लेते कि आपने 5% प्रिस्क्राइब किया है कि एसएलआर 5% होना चाहिए, तो 5% ऑफ डीटीएल, नेट डीटीएल, तो ये डीटीएल की कंप्यूटेशन आपके बैंक ने गलत की है तो एसएलआर भी गलत हो गया। और ये 5% मैं मान लेती हूँ डीटीएल सिंप्लिसिटी के लिए 1000 है, तो 1000 का जितना भी निकल के आ रहा है उतना आपको लिक्विड एसेट की फॉर्म में रखना है। तो फिर दूसरा काम क्या हो गया ऑडिटर का कि ऑडिटर को वेरीफाई करना पड़ेगा कि आप मेंटेन कर रहे हो उतना लिक्विड एसेट की फॉर्म में। ठीक है, सो ऑडिटर is required to verify the compliance with SLR requirement. For that, auditor should check with respect to the correctness of the compilation of DTL. और इसमें DTL की compilation का भी क्या सीन है
कि ब्रांचेस की जो कंसोलिडेशन है वो होती है यहाँ पे, ठीक है। एंड मेंटेनेंस ऑफ द लिक्विड एसेट एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन नंबर 24 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। एंड ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बना के कि आप कंप्लाई कर रहे हो या नहीं, जो ऑडिटर है इट विल सेंड टू द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द बैंक एंड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। बट ये आपको इतना रोल नहीं पढ़ना है, आपके लिए ऑडिट अप्रोच और प्रोसीजर ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। और ये अब इसमें कुछ अमेंडमेंट हुई है तो ये आपको लर्न करना है कि ऑडिटर का अप्रोच क्या होना चाहिए जब वो एसएलआर रिक्वायरमेंट के साथ बैंक कंप्लाई कर रहा है या नहीं ये देख रहा है, तो ये आपको देखना है यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट तो देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मास्टर सर्कुलर क्या कह रहा है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो भी रिसेंट सर्कुलर है इन दिस बिहाफ क्या कह रहा है, वो क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है वहां पे। पर्टिकुलरली किसके ऊपर फोकस करो, कॉम्पोजिशन ऑफ डीटीएल। कॉम्पोजिशन ऑफ डीटीएल मतलब कि डीटीएल की कंप्यूटेशन करते वक्त क्या चीजें आपको डीटीएल में इंक्लूड करनी है, क्या चीजें आपको एक्सक्लूड करनी है। तो पहले तो खुद अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको कि डीटीएल में क्या चीजें आनी है क्या नहीं आनी, तभी तो बता पाओगे कि बैंक ने जो डीटीएल की कंप्यूटेशन करी है वो ठीक है या नहीं। तो ऑडिटर शुड फर्स्ट ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेलिवेंट सर्कुलर और इंस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीआई पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ डीटीएल। तो हम इसको एक पॉइंट दे लेते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए लर्न करना, और वो क्या है, ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ, लिख लो इसके ऊपर, ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर। तो ऐसा क्या होगा कि आप ये वाला पॉइंट लिख लोगे तो ये अंदर का पॉइंट आपके लिए आसान हो जाएगा, अपने आप क्लिक हो जाएगा कि पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द डीटीएल कंपोजिशन। दूसरा, ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा ब्रांच ऑडिटर को टू सेंड देयर वीकली ट्रायल बैलेंस, क्योंकि कंसोलिडेशन होगी इधर। ऑडिटर शुड रिक्वेस्ट द ब्रांच ऑडिटर टू सेंड देयर वीकली ट्रायल बैलेंस एज ऑन फ्राइडे। मैंने क्या बोला, फ्राइडे को इसलिए आप देख नहीं रहे हो कंप्लाइंस, क्योंकि फ्राइडे को एक तो बैंक रिपोर्टिंग करता है, अपनी फोर्टनाइटली रिपोर्टिंग होती है। दूसरा क्या हो रहा है कि फ्राइडे को डिटेल की कंप्यूटेशन हो रही है, तो फ्राइडे को आप कंप्लाइंस नहीं चेक कर रहे हो। तो कहता है ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा ब्रांच ऑडिटर को कि तो अपना वीकली ट्रायल बैलेंस भेज एज ऑन फ्राइडे, जहां से मैं उठाऊं लाइबिलिटी वगैरह, एंड दीज आर कंसोलिडेटेड एट द हेड ऑफिस लेवल। फिर उनकी कंसोलिडेशन होती है हेड ऑफिस लेवल पे, नीचे जाके बताएगा ये रीजन लेवल पे भी होती है, बट अभी के लिए समझो कंसोलिडेशन कहां पे हो रही है आपकी, हेड ऑफिस लेवल पे। और इस कंसोलिडेशन के बेसिस पे आप डिटेल की पोजीशन डिटरमाइन कर रहे हो फॉर रिपोर्टिंग ऑन एवरी फ्राइडे। तो आपको डिटेल की कंप्यूटेशन फ्राइडे को देखनी है। बेसिकली आपको कोई कट ऑफ डेट तो सेट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि बैंक की तो डिमांड टाइम लायबिलिटी हर रोज चेंज हो रही होगी, ठीक है। सो दैट इज योर फ्राइडे। तो क्या कह रहा है, ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा ब्रांच ऑडिटर को, क्योंकि उसको इंश्योर करना कि बैंक कंप्लायंस कर रहा है एसएलआर के साथ या नहीं, तो उसको डिटेल की कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। तो आप रिक्वेस्ट करोगे ब्रांच के ऑडिटर को कि वीकली ट्रायल बैलेंस भेज फ्राइडे को, राइट। एंड इस कंसोलिडेशन के बेसिस पे डिटेल की पोजीशन डिटरमाइन होगी फॉर एवरी रिपोर्टिंग फ्राइडे। द स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर शुड रिक्वेस्ट द ब्रांच ऑडिटर टू वेरीफाई द करेक्टनेस। हाँ, ये एडिशनल पॉइंट है। अगर मैं आपको बोलूं एग्जाम में आपको क्या लर्न करना है बेटा, एग्जाम में ना आप इतना येलो वाला हाईलाइट करा हुआ ये लर्न करके जाओगे एक पॉइंट, और एक पॉइंट ये यहां से जो मैंने पहले हाईलाइट किया हुआ था, इतना आप लर्न करोगे। मैम वो बीच वाला वो एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप हर एक चीज याद नहीं रख सकते। अगर आपको ऑडिट प्रोसीजर लर्न करने तो आपको ये देखना भी तो पड़ेगा मुझे क्या लर्न करना है, ठीक है। बीच में कहता है कि ये मैंने आपको बता दिया कि इस कंसोलिडेशन के बेसिस पे आप डिटेल की पोजीशन डिटरमाइन करते हो। ओके, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा ब्रांच ऑडिटर को कि तू करेक्टनेस वेरीफाई करके भेजना ट्रायल बैलेंस की, रेलिवेंट टू द डेट सिलेक्टेड बाय हिम और हर। क्यों? क्योंकि अगर तू गलत भेजेगा तो कंसोलिडेशन भी गलत होगी, तो ऐसा। तो ये आप रिक्वेस्ट कर देना, ठीक है। ब्रांच ऑडिटर शुड ऑल्सो बी स्पेसिफिकली रिक्वेस्टेड टू एग्जामिन द कैश बैलेंस एट द ब्रांच ऑन द सिलेक्टेड डेट, कि आप कैश बैलेंस की भी आप मुझे चेकिंग करके भेजना। अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हो, नहीं तो अगर आप इतना भी लिखोगे तो चल जाएगा। मेरा मेन पर्पस क्या है कि पॉइंट आपको समझ में तो सारे आने चाहिए, बट एग्जाम में अभी पॉइंट लिखने को आगे तो इतना बड़ा बड़ा कैसे लिख कर आओगे आप, तो आपको कहीं तो कट ऑफ मारना पड़ेगा ना। तो कट ऑफ का मतलब ये नहीं कि आप मेन पॉइंट छोड़ रहे हो, अरे उतना लिखो जितना रेलिवेंट है। जैसे कि पहला पॉइंट क्या, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीसेंट सर्कुलर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन द कंपोजिशन ऑफ द डीटीएल। दूसरा पॉइंट, ऑडिटर शुड रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्रांच ऑडिटर टू सेंड देयर वीकली ट्रायल बैलेंस एज ऑन फ्राइडे एंड दीज आर कंसोलिडेटेड एट हेड ऑफिस लेवल। फिर आपको रिक्वेस्ट वाला पॉइंट डालना उधर याद रहता है तो डाल दो, क्या चलो डाल दो, ये तो इजी पॉइंट है, इसको अलग पॉइंट बना दो, ठीक है।
कि स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर शुड रिक्वेस्ट द ब्रांच ऑडिटर टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द ट्रायल बैलेंस बिफोर सेंडिंग, ऐसा। ठीक है, तो ये पॉइंट निकल के आ जाएगा आपका यहाँ पे। पर्टिकुलरली द कैश बैलेंस, ये तीसरा पॉइंट भी अगर आपको इसमें इनकॉर्पोरेट करना है तो कोमा पर्टिकुलरली द कैश बैलेंस। तीसरा, आप टेस्ट बेसिस के ऊपर, टेस्ट बेसिस के मतलब, बेसिस का मतलब होता है सैंपलिंग के बेसिस के ऊपर, सैंपलिंग के बेसिस के ऊपर स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर क्या कर सकता है, एग्जामिन ऑन टेस्ट बेसिस कंसोलिडेशन रिगार्डिंग द डीटीएल पोजीशन प्रिपेयर्ड बाय द बैंक, कि बैंक ने जो डीटीएल की कंप्यूटेशन करी उसको चेक कर ले विद रेफरेंस टू द रिलेटेड रिटर्न्स रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांचेस। मतलब खुद, जैसे कि तुम क्या कर सकते हो, खुद बना लो अपना डीटीएल, देख लो तुम्हारा जो डीटीएल का कंपोजिशन है और उनका जो है वो ठीक सेम आ रहा है, तो यू कैन, या तो आप ये कर सकते हो या तो आप टेस्ट बेसिस पे वेरीफाई कर सकते हो। इतना लिखोगे चलेगा बस, इसके आगे लर्न नहीं करना है। अगर देखो करना है तो मैं तुम्हें रोक नहीं रही, बट कई बच्चे क्या है कि इतना बड़ा देख के ना वो करके नहीं जाते हैं, तो वी नीड पॉइंट टू राइट इन द एग्जाम, तो इतना पॉइंट बनेगा आपका। ऑडिटर शुड एग्जामिन वेदर द वैल्यूएशन ऑफ द सिक्योरिटी डन बाय द बैंक इज इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि आपने जो सिक्योरिटी की वैल्यूएशन करी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। Examine whether consolidation prepared by the bank include the relevant information in respect of all the branches. Definitely कि जितनी सारी ब्रांचेस कंसोलिडेट होनी चाहिए थी, आपको एग्जामिन करना पड़ेगा कि वो सारी ब्रांच कंसोलिडेट हुई। तो क्या मैं लिख सकती हूँ, इसके ऊपर आप कंप्लीटनेस के ऊपर कंफर्ट ले रहे हो इस assertion के ऊपर? यस, ये ब्रांच एडजस्टमेंट ये नीचे भी आएगा जाके। ऑडिटर शुड ऑल्सो पर्टिकुलरली एग्जामिन, तो मतलब मैं ये कहूंगी ऑडिटर शुड एग्जामिन, यहां से मेरा काम शुरू हो रहा है, वेदर बैलेंस इन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट of foreign branches have been taken into account in arriving at the net balance in branch adjustment account. तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस आप डिटेल की कॉम्पोजिशन में लेते हो। ऑडिटर शुड ऑल्सो एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ डाटा इन फॉर्म ए रिटर्न फॉर सीआरआर। ये फॉर्म ए रिटर्न कौन भरता है, बैंक, किसके पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो उधर जो तुम स्टेटस बता रहे हो, बैंक उसको चेक कर सकता है, ऑडिटर उसको चेक कर सकता है, उनके पर्टिकुलर्स को। ऐसे ही रिटर्न जो तुम भर रहे हो फॉर्म 8 के अंदर, ये एसएलआर के लिए भरी जाती है, तो सैंपल बेसिस पे उसके पर्टिकुलर्स चेक कर लो कि वहां पे तुमने करेक्ट डाले हैं या नहीं, तो वहां पे हमें कंफर्ट मिल जाएगा कि तुम डिटेल की कॉम्पिटिशन भी ठीक कर रहे हो। ये 7th और 8th के ऊपर कांटा क्यों मारा हुआ है, ये कांटा ऐसे नहीं मारा कि मैं समझाऊंगी नहीं, ये तो मैं समझाऊंगी, ये मैंने कांटा इस वजह से मारा हुआ है कि ये एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा भाई तेरे को ना ये नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, तो आप मुझे बताओ 5 नंबर के लिए डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में कितना लिखोगे तुम, इतना याद नहीं कर पाओगे। जितना मैं लिखवा रही हूँ लेफ्ट साइड के ऊपर उतना लिखो। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट क्या आया, ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ, यही तरीका है लर्न करने का, ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ recent circular of Reserve Bank of India, comma particularly focusing on, किसके ऊपर फोकस करोगे, डिटेल कॉम्पोजिशन, कि भाई क्या इसके अंदर आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, डिटेल कॉम्पोजिशन। ये निकल गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रिक्वेस्ट, क्या रिक्वेस्ट करोगे, ब्रांच ऑडिटर, क्या मैं रिक्वेस्ट करूंगा टू सेंड, क्या, वीकली ट्रायल बैलेंस एज ऑन व्हाट डे, ट्रायल बैलेंस एज ऑन फ्राइडे को, फॉर कंसोलिडेशन एट एचओ लेवल। अभी आपको अगली रिक्वेस्ट भी लिखनी तो लिख सकते हो, ठीक है, करेक्टनेस के लिए, वो इजी ऐसा कुछ नहीं है। एग्जामिन ऑन टेस्ट बेसिस कंसोलिडेशन प्रिपेयर्ड बाय बैंक, किसके साथ मिला के करोगे, बाय मेकिंग अ रेफरेंस। अगर समझ लेते हो तो चीजें लिखना आसान हो जाता है। रेफरेंस, दूसरी चीज क्या चाहिए मिलाने के लिए, रिटर्न फ्रॉम द ब्रांचेस, ये हो गया, यस। चलो फिर चौथा पॉइंट, ऑडिटर लिखो, एग्जामिन वेदर ब्रांच बैलेंस इन branch adjustment
अकाउंट ऑफ फॉरेन ब्रांचेस कंसिडर्ड, इज कंसिडर्ड इन नेट बैलेंस ऑफ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। उतना समझ में आ जाएगा। पांचवा, ये पांचवा पॉइंट लिखोगे, 5 चाहिए बस मुझे, ये वाला। While reporting on compliance with SLR requirement, auditor should specify the number of unaudited branches। कि ऑडिटर ये भी स्पेसिफाई करेगा कि जो ब्रांचेस से रिटर्न आ रही है उसमें से अनऑडिटेड ब्रांचेस कौन सी है, एंड स्टेट दैट ही और शी, मतलब ऑडिटर, हैज रिलाइड ऑन द रिटर्न रिसीव्ड फ्रॉम द अनऑडिटेड ब्रांचेस इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन। लिखो यहां पे, ऑल्सो स्पेसिफाई दैट नंबर ऑफ ना, हाँ, ऑल्सो स्पेसिफाई number of unaudited branches and that auditor has relied on the returns received from these branches, unaudited branches। बस ये 5 पॉइंट तुम्हें लर्न करने हैं बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी तो बन सकता है, ठीक है। एक और पॉइंट इसमें तुम्हें एक्स्ट्रा डालना है ना, पता है क्या डाल सकते हो, वो एक्सक्लूजन और इंक्लूजन वाला नीचे आएगा। डिटेल की कॉम्पोजिशन में क्या इंक्लूड हो रहा है और क्या एक्सक्लूड हो रहा है, बट बाकी तुम 5 लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट कंप्लीट कर देती हूँ। रिसेंटली देयर हैव बीन इंट्रोडक्शन ऑफ द ADF, दैट इज ऑटोमेटेड डाटा फ्लो फॉर CRR एंड SLR रिपोर्टिंग। What is this ADF? ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ये इंश्योर करने के लिए कि बैंक जो भी रेगुलेटरी रिपोर्ट है वो डायरेक्टली अपने CBS से, कोर बैंकिंग सिस्टम से, ठीक है, IT सिस्टम से वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सबमिट कर रहे हैं विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। तो सिस्टम, बैंक के सिस्टम से सीधा रिपोर्ट किधर जा रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ऐसा मैनुअल इंटरवेंशन है नहीं, तो गलतियां होने के चांसेस ही नहीं। तो कहता है कि अभी ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ऑडिटर को भी फिर ऐसे प्रोसीजर, अपना जो काम करने का तरीका है सिस्टम के अराउंड डेवलप करना चाहिए। वो ठीक है, इसको आप पढ़ो छोड़ दो, बस जितना आपके लिए रेलिवेंट है उतना लिखो, ठीक है। जितना आप एग्जाम में लिख सकते हो उतना। एक पॉइंट और आप लिखो बेटा इसमें, ये पॉइंट अच्छा है, छठा, एग्जामिन द, इस पे MCQ भी तो आ सकता है ना कि भाई कौन सा फॉर्म जाता है। एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ पर्टिकुलर्स, examine the correctness of the particulars in, 2 एरो लगा लो इसकी, एक ऐसे, फॉर्म ए फॉर CRR एंड 8 फॉर्म 8 फॉर SLR। इससे क्या हो गया कि आपको एक MCQ भी याद हो गया ऐसे, ठीक है। ये डन है। अभी बाकी पढ़ने वाले पॉइंट पढ़ देते हैं जो आपको लर्न नहीं करने हैं। हाँ, ये कहानी है, मतलब एक जनरल बात है, सुनना कि ऐसा होता है, ये बात है। अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द SCA, कि स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर को जो चाहिए इंफॉर्मेशन फॉर रिपोर्टिंग ऑन द कंप्लायंस विद SLR रिक्वायरमेंट विल फ्लो फ्रॉम द ब्रांचेस। वो तो हमें पता है भाई कि जब तक ब्रांच की डिटेल की पोजीशन मेरे को नहीं पता है, वो डाटा नहीं आता, तो मैं अपना नहीं कर पाऊंगा काम। इट इज सजेस्टेड दैट द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द ब्रांचेस विद इन अ रीजन में बी कंसोलिडेटेड एट द रीजनल लेवल। तो सजेस्टेड है ये ऐसा कि ऐसा आप करो कि आप HO लेवल पे कंसोलिडेशन करने से पहले रीजनल लेवल पे कंसोलिडेशन कर लो, कि इस रीजन में जितनी ब्रांचेस आ रही है, इस रीजनल लेवल पे उनकी कंसोलिडेशन हो रही है, फिर आप HO लेवल पे कर रहे हो। ऑडिटर ऑफ द रीजन कंसिडर शुड वेरीफाई द सेम इन द मैनर डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैराग्राफ। और जो उस रीजन का ऑडिटर है, मतलब उस रीजन का जो आपका रिस्पेक्टिव रीजन का जो ऑडिटर है, वो इन्हीं सारी टर्म्स, इन्हीं सारी लाइंस के ऊपर ये डिटेल की कॉम्पोजिशन को वेरीफाई कर लेगा एंड उसकी रिपोर्टिंग करेगा। फिर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट शुड आल्सो बी काउंटर साइंड बाय द रीजनल मैनेजर। फिर ये जो भी आपने स्टेटमेंट बनाया इसके ऊपर साइन कर देगा रीजनल मैनेजर बैंक का। ऑडिटर एट द सेंट्रल लेवल शुड अप्लाई द ऑडिट प्रोसीजर लिस्टेड इन द अबव। फिर आप HO लेवल पे बात करो। फिर जो आपका HO लेवल के ऊपर ऑडिटर है वो अपने प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, जो आपने कंसोलिडेशन बनाई रीजनल लेवल पे। इधर क्या चांसेस होने की गलती कम होगी, चांसेस कम हो गए गलतियां होने की, ठीक है। एक कंप्लीटनेस का भी तो पॉइंट आया था, इधर कहीं पे मिस हो गया क्या, पता नहीं, शायद आया था कहीं पे तो कंप्लीटनेस का। यस यस यस, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि गलतियां होने के चांसेस कम हो गए, पॉइंट मेरे से रह गया। अभी मेरे को क्लिक हुआ कि गलती क्या हो सकती है कि कोई ब्रांच मिस हो जाए, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो अगर आपको याद रहता है तो। कंप्लीटनेस का इजी पॉइंट है। हाँ, सो आई वाज सेइंग
तो इससे क्या होगा, अभी ऑडिटर जो सेंट्रल लेवल पे है, एचओ लेवल पे है, वो इन्हीं प्रोसीजर को अप्लाई करके जो हमने अबव पैराग्राफ में पढ़े कंसोलिडेशन को चेक कर लेगा, वो कंसोलिडेशन बना लेगा डीटीएल की फॉर द एंटायर बैंक. Where such a procedure is followed, the statutory central auditor should adequately describe the same in his certificate. कहते हैं जैसे आप अगर ये प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो तो जो बैंक को आप सर्टिफिकेट इशू करोगे फॉर दी एसएलआर कंप्लायंस, फिर आप मेंशन कर दोगे वहां पे. तो ये एक कहानी कह लो या एक सजेशन कह लो ऐसे दी गई कि आप ऐसा भी कर सकते हो, और ये ज्यादा सही प्रोसीजर है. देखो एक पॉइंट मेरे से भी मिस हो गया, तो इससे भी कोई ब्रांच मिस हो सकती है. अच्छा, अगला पॉइंट काटा था लर्न करने के लिए, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे तो जरूर. Auditor at the central level should apply the audit procedure listed above to the overall consolidation prepared for the bank as a whole. Yes. Where such procedure is followed, central auditor should adequately describe the same in report. मुझे लगता है इसने दोबारा फिर यही लाइन लिख दी है. चलो छोड़ो, ये हो गया कंप्लीट, राइट. अभी आता है एक क्वेश्चन जहां से एमसीक्यू में क्वेश्चन बनेंगे बेटा. ये आपको समझना पड़ेगा. क्या इसमें से ऐसे डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में क्वेश्चन नहीं आ सकते? आ भी सकता है, बट ज्यादातर इंस्टीट्यूट जो आपको चेक करेगा ना, वो इधर एमसीक्यू में टेस्ट करेगा. डीटीएल जब आप कंप्यूट करोगे तो कौन से आइटम डीटीएल में आने हैं, इंक्लूड कौन से होंगे और कौन से एक्सक्लूड होंगे, ये बढ़ा दी है लिस्ट. मतलब क्या लिस्ट नहीं बढ़ाई है अभी, ये पहले सर्कुलर का कुछ छोटी मोटी चीजें थी आपके सिलेबस में, पूरा सर्कुलर नहीं था, तो इसमें और बढ़ा दिया इन्होंने. ठीक है, तो मतलब ये बहुत ज्यादा एक इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से स्पेशली मई 25 और आने वाले 1-2 अटेम्प्ट में इंपॉर्टेंट एरिया बनता है डीटीएल की कॉम्पिटिशन का. तो क्या चीजें इंक्लूड होंगी, सुनते हुए जाना. डीटीएल है क्या? डिमांड और टाइम लाइबिलिटी. बैंक की डिमांड लाइबिलिटी. सो व्हाट इज अ डिमांड लाइबिलिटी ऑफ बैंक? जो तुम्हारा सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा है, दैट इज अ डिमांड लाइबिलिटी. तुम आज जाओगे निकलवाना चाहोगे, बैंक को देना पड़ेगा. ठीक है. व्हाट इज अ टर्म लाइबिलिटी? एफडी के अंदर पैसा पड़ा है, ऐसा कुछ. ठीक है. सो दीज आर द डिमांड और टाइम लाइबिलिटी. इधर फोकस लाइबिलिटी के ऊपर होना चाहिए. तो क्या चीजें लाइबिलिटी में आएंगी, डिमांड और टाइम लाइबिलिटी में आएंगी? नंबर 1 है नेट क्रेडिट बैलेंस. इसको ना चलो मैं यहां से पढ़ाती हूँ, फिर मैं आपको जो मैंने एक्स्ट्रा मटेरियल बनाया उसको पिकअप करेंगे एग्जाम्पल के साथ. हाँ, नेट क्रेडिट बैलेंस इन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट. नेट क्रेडिट बैलेंस इन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट. ओ ये ऊपर आया था अभी. हाँ ऊपर आया था अभी. तो ब्रांच का जो एडजस्टमेंट अकाउंट है, उधर कोई क्रेडिट बैलेंस है, दैट इज योर लाइबिलिटी. ये इंटर ब्रांच रिकंसिलिएशन अकाउंट होता है और इसके अंदर जनरली आपको हिडन लाइबिलिटीज मिलती है. कौन सी? अगर क्रेडिट एंट्री जो उस ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में खड़ी हुई हैं, विच आर आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 5 years, वो आपको कंसिडर करनी है. तो 5 साल से ज्यादा अगर कोई आउटस्टैंडिंग एंट्री इधर क्रेडिट की इस अकाउंट के अंदर, हाँ ग्रोस लेवल पे, वो आपको इंक्लूड करनी है. जैसे कि एग्जाम्पल हमने क्या बना के रखा है, सपोज अ बैंक ब्रांच, अरे यार दिक्कत है. सपोज अ बैंक ब्रांच ए रिकॉर्ड्स अ पेबल ऑफ ₹10 crore टू बैंक ब्रांच बी. तो ए ब्रांच ने बी ब्रांच को पैसा पे करना है. ठीक है. तो ये इनका आपस में लेना देना है, तो फिर ये इंटर ब्रांच में आ जाएगा. एंड इट हैज रिमेन्ड अनएडजस्टेड. 6 साल से तुमने इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं करी, 5 साल से आउटस्टैंडिंग है, तो बैंक इसको अपनी डीटीएल की कॉम्प्यूटेशन में ले लेगा फुल अमाउंट के ऊपर बिना कोई डिडक्शन करे. ग्रोस. ठीक है. तो मेरे को याद कैसे रखना है, क्रेडिट बैलेंस इन इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 5 years, नॉट एडजस्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. देखो अगर एमसीक्यू में आ गया तो क्लिक हो जाएगा, बट डिस्क्रिप्टिव में आ गया तो ये लर्न करना पड़ेगा. बट ज्यादातर चांसेस मैं बताऊं, मोर देन 75-80% चांसेस इधर है कि एमसीक्यू में आएगा आगे. तो अगर लर्न नहीं हो रहा तो डरो नहीं, समझो बस. जो लर्न करने वाला था वो मैंने लिखवा के लर्न करवा दिया है, वो उधर चांसेस ज्यादा है आने के डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में. इधर इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिपॉजिट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन ईच रिपोर्टिंग. ये ऐसे नहीं समझ जाएगा आपको, ये तो मेरे को आपको पहले ना चलो पढ़ लेते एक बार. इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिपॉजिट should be calculated on each reporting fortnight. Fortnight is every 15 days. And deposit मतलब जैसे कि FD. हाँ, interest accrued on deposit should be calculated. ये accrue की बात कर रहे हैं, accrue should be calculated on each reporting fortnight. ये बीच का छोड़ दो. Whether or not such interest is accounted for in the books of account. हाँ, चाहे आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको दिखाया नहीं दिखाया, accrue हो गया ना. मेरे को कुछ समझ ही नहीं आएगा इससे तुम्हें, जब तक तुम एग्जाम्पल नहीं समझोगे FD वाला. इधर आ जाओ, ये बाद में पढ़ेंगे, पहले एफडी वाला एग्जांपल. मान लेते हैं कि एबीसी बैंक है. देखो मैंने बोला ना एफडी टर्म डिपॉजिट लाइबिलिटी है, बट कैसे इसमें है तुम इंटरेस्ट लाइबिलिटी बनेगा. सुनो, एबीसी बैंक है, 500 करोड़ रुपए एफडी के हैं. कस्टमर ने जो एफडी खुलवाई हुई है बैंक के पास 500 करोड़ की है.
ठीक है। बैंक उसके ऊपर 6% का एनुअल इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट अक्रू तो हर रोज हो रहा है, बट जो कस्टमर के अकाउंट में इंटरेस्ट जाता है 3 महीने में। टीडीएस वगैरह भी 3 महीने में कटता है ना, ऐसा आपको पता होगा अगर आपके एफडी है तो इंटरेस्ट अक्रू हर रोज होता है, बट कस्टमर के अकाउंट में क्वार्टरली जा रहा है और बैंक फोर्टनाइटली रिपोर्टिंग कर रहा है। हर 15 दिन के अंदर रेगुलेटरी पर्पसेस के लिए वो रिपोर्टिंग कर रहा है। तो इंटरेस्ट अक्रूड फोर्टनाइट बेसिस पे कैलकुलेट करोगे आप, तो इंटरेस्ट पर ईयर कितना बनता है 30 करोड़। तो मैंने हर एक दिन का इंटरेस्ट निकालिया पर डे का, और मैंने 15 दिन का इंटरेस्ट निकाला 1.23 करोड़ आ रहा है, 1.23 करोड़। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी कि बैंक अभी भले ही तुम्हारा इंटरेस्ट पूरे साल का बाद में तुम्हें पे करना है, बट अक्रू तो हो गया ना एट द एंड ऑफ एवरी फोर्टनाइट, तो इसको तुम डिटेली कंप्यूटेशन में लोगे। However, since the bank only record and credit the interest at quarter end, this 1.3 crore remain unrecorded in the books of account on the reporting date. तो ये रिपोर्टिंग डेट में आएगा ही नहीं, क्योंकि आप उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। आप क्रेडिट कब कर रहे हो? इंटरेस्ट क्वार्टर एंड के ऊपर, बट वो अक्रू तो हर रोज हो रहा है। हाँ, सो रेगुलेटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, इवन दो रुपीज 1.23 करोड़ इंटरेस्ट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रेगुलेशन तो ये कहती है ना कि आपको ये फोर्टनाइटली जो आप ये डिटेल की कंप्यूटेशन करोगे इसमें ये इंक्लूड होना चाहिए। तो फिर ये इधर इंटरेस्ट आएगा, यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट आएगा एफडी के ऊपर। दिस इज बिकॉज लाइबिलिटी तो एग्जिस्ट कर रही है ना, तो ये इज द सीन चलेगा। अब एक बार पढ़ोगे ये लाइन ऊपर क्या लिखी हुई थी, फिर ये लास्ट लाइन क्या है इसको अलग से डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिपॉजिट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन ईच रिपोर्टिंग फोर्टनाइट। तो जिधर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो उधर इतना इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, भले ही वेदर और नॉट सच इंटरेस्ट इज एक्चुअली प्रोवाइडेड फॉर इन बुक्स ऑफ अकाउंट। हमें फर्क नहीं पड़ता बुक्स ऑफ अकाउंट में वो आया या नहीं आया, तो दैट बैंक की लाइबिलिटी फेयरली आ सके। तो जो तुम फोर्टनाइटली रिपोर्टिंग कर रहे हो ना ये डिटेल की रिटर्न के अंदर, ठीक है, उधर तुम्हारी ये पोजीशन सही से शो हो, डिटेल की कंप्यूटेशन सही शो। ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एज पर द इंटरेस्ट कैलकुलेशन मेथड एप्लीकेबल टू वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट। जो भी तुम एफडी वगैरह बनाते हो, जो भी आपका सिस्टम है उसके हिसाब से इंटरेस्ट आप अक्रूवल बेसिस पे कैलकुलेट करके डिटेल की कंपोजिशन में इंक्लूड करोगे, ये बात हो रही है। अच्छा, इसके बाद इसने क्या लिखा देखना, कैश कलेटरल्स रिसीव्ड अंडर कोलेटरलाइज्ड डेरिवेटिव। इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश कलेटरल्स इन कोलेटरलाइज्ड डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन? दीज आर दी आउटसाइड लाइबिलिटी। तो ये भी आएंगे, ये मान लो बस ये आएंगे। ये है क्या, थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ, जितना समझ में आता है ठीक है, नहीं आ रहा तो आएंगे ऐसे। डेरिवेटिव की ट्रांजेक्शन तो तुमने एएफएम के अंदर पढ़ी होगी, फ्यूचर ऑप्शन स्वैप सीटीसी। तो इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट आप एंटर करते हो और वैल्यू जो उसकी डेरिवेटिव की होती है वो ड्राइव कहाँ से कर रहा है, जो भी आपका अंडरलाइंग एसेट है वहां से उसकी वैल्यू ड्राइव होती है। इसके ऊपर मेरा फोकस नहीं है। ऐसी ट्रांजैक्शन में पार्टीज ना जनरली कुछ कैश या कोई कोलेटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। इन्हीं को आप कोलेटरलाइज्ड डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन कहते हैं, मतलब जिसके अगेंस्ट सिक्योरिटी अवेलेबल है, कोलेटरल अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड कोलेटरलाइज्ड डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन। कैश कोलेटरल वो ही मनी जो डिपॉजिट करी है एक पार्टी ने टू सिक्योर दी ऑब्लिगेशन इन दी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी डिपॉजिट है ना, डिपॉजिट है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर लाइबिलिटी। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये डन है, ये सेम मैंने कॉपी पेस्ट किया है तो दोबारा नहीं पढ़ूंगी। तीसरा, बोरोइंग फ्रॉम अब्रोड बाय बैंक्स, ये यूट्यूब पे डाल दूंगी मैं क्लास, तो जीवन में कभी भी तुम्हें सीआरआर एसएलआर सुनना है तो सुन लेना। बोरोइंग फ्रॉम अब्रोड बाय बैंक्स इन इंडिया नीड्स टू बी कंसिडर्ड एज अ लाइबिलिटी टू अदर and should be considered at gross level, unlike India. Liability towards banking system in India, which are permitted to be netted off against the asset towards banking system in India. Thus, the adverse balance in nostro mirror account needs to be considered as liability to other. Nostro mirror को छोड़ो, पहले ये बताओ what is a nostro account? Nostro account is my account with you, मतलब हमारा अकाउंट बाहर, that is nostro account. And nostro mirror account क्या, कि आपके अकाउंट की कॉपी हम भी मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज नोस्ट्रो मिरर अकाउंट। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये, इसको भी एग्जांपल से समझोगे तो इजी रहेगा, मैं एक्सप्लेन करूंगी, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। एक बैंक है, बैंक ने बोरो किया है इतने अमाउंट का सम फ्रॉम यूएसए के किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो हमारा अकाउंट तुम्हारे पास, हाँ,
बट तुम जो ट्रांजेक्शन उधर दिखा रहे हो इंटरेस्ट वगैरह की, उसकी कॉपी हम रखेंगे, दैट विल बी नोस्ट्रो मेजर अकाउंट। ये फुल लाइबिलिटी पे रिकॉर्ड होगा और आप इसको सेट ऑफ नहीं करोगे। बैंक का अगर कोई एसेट है इंडिया में, तो इंडिया में सेटअप अलाउड है, मतलब ये वाला कोई भी आपने बोरोइंग वगैरह की है तो ये लाइबिलिटी बनेगा। तो ना, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड बाय बैंक्स इन इंडिया नीड्स टू बी कंसिडर्ड एज लाइबिलिटी टू दी अदर एंड शुड बी कंसिडर्ड एट ग्रोस लेवल। ग्रोस लेवल पे कंसिडर करना है, सेट ऑफ अलाउड नहीं है जैसे इंडिया में अलाउड है। अनलाइक मतलब कि जैसे इंडिया में होता है, लाइबिलिटी टुवर्ड्स बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया विच आर परमिटेड टू बी नेटेड ऑफ अगेंस्ट द एसेट टुवर्ड्स बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। दस अगर कोई एडवर्स बैलेंस है आपका नोस्ट्रो मेजर अकाउंट में, उसको आप लाइबिलिटी मानोगे, तो ये डिटेल की कॉम्पिटिशन में आएगा। ये नोस्ट्रो मेजर अकाउंट इज नथिंग बट द रेप्लिका ऑफ नोस्ट्रो अकाउंट, तो इसको नोस्ट्रो अकाउंट ही मानो। आगे, रिकंसिलिएशन ऑफ नोस्ट्रो अकाउंट विद द नोस्ट्रो मेजर अकाउंट। So, with the nostro measure account needs to be scrutinized carefully to analyze and ascertain if any inward remittances are received on behalf of the customer। यहां तक सभी सही चल रहा था, ये इधर इसने लिख के पूरी कहानी खराब कर दी। क्या कहने की कोशिश कर रहा है, देखो नोस्ट्रो अकाउंट इज जस्ट लाइक कि तुमसे मेरा अकाउंट तुम्हारे पास है, तो तुम उस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करो अपने पास, बट मैं भी मेंटेन कर रहा हूं, ठीक है, तो तुम्हारा और मेरा रिकॉर्ड सेम होना चाहिए, तो दैट इज रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन ऑफ नोस्ट्रो अकाउंट, जो बाहर वाला बैंक मेंटेन कर रहा है और जो मैं मेंटेन कर रहा हूं, नोस्ट्रो मेजर अकाउंट, वो स्क्रूटनाइज आपको केयरफुली करनी पड़ेगी, ये एनालाइज और ये असर्टेन करने के लिए कि कहीं कोई इनवर्ड रेमिटेंसेस तो नहीं जो बैंक रिसीव कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर या ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बैंक। ये भी कस्टमर ही होते हैं, बट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है। सो ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर एंड हैव रिमेन्ड अनअकाउंटेड फॉर और एनी अदर डेबिट, मतलब इनवर्ड एंट्री हैव रिमेन्ड अनअकाउंटेड एंड आर पर्टेनिंग टू द लाइबिलिटी फॉर बैंक। वो जनरली ये कहने की कोशिश कर रहा है भाई तुम रिकंसिलिएशन बना लो नोस्ट्रो अकाउंट और नोस्ट्रो मेजर अकाउंट की, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इनवर्ड रेमिटेंस है जो लाइबिलिटी, मतलब जो कोई पैसा है जो आप अपने कस्टमर के बिहाफ पे कलेक्ट कर रहे हो, जो बैंक की लाइबिलिटी है, क्योंकि आपको कस्टमर को पे करनी है ना, तो फिर वो कोई ऐसी ट्रांजेक्शन तो नहीं जो मिस हो रही है, नहीं तो फिर अगर वो ट्रांजेक्शन मिस हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है, तो फिर आपका ऑटोमेटिकली SLR भी गलत कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो सुनना, बैंक ने ना $2 मिलियन की पेमेंट रिसीव करी है ऑन बिहाफ ऑफ अ क्लाइंट, एक्सपोर्ट की पेमेंट। तो इसका कोई कस्टमर होगा जो एक्सपोर्ट करता होगा, तो उसको यूएसए डॉलर में पेमेंट आती होगी, और ये पेमेंट नोस्ट्रो अकाउंट में आ रही है, बट डज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स, तो बुक्स में वो रिकॉर्ड नहीं हो रही, तो ये आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, और ये आपको पता लग जाएगा जब आप रिकंसिलिएशन बनाओगे नोस्ट्रो मेजर अकाउंट की और नोस्ट्रो अकाउंट की। ऐसा क्या मेरे को इधर समझ में आ गई सारी बातें, समझ में आ रहा है? तो डेबिट एंट्री या कोई अनरिकॉर्डेड पेमेंट में देख लूं, है ना, ऐसा कुछ। तो ये सब कुछ चीजें बहुत ज्यादा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा सा पहली बार सुनोगे तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करोगे तो ईजी लगेगा, ठीक है। तो रट्टा मारने के लिए मत बैठना, समझने के लिए बैठना। और उसके बाद मैंने काफी कुछ इधर लिख के रखा हुआ पहले नोट्स में, ताकि आप भी ये लिख लो, ठीक है। तो साथ साथ में कई बार ऐसा होता है कि मैं बता नहीं पाती हूँ क्लास में, कि या कोई चीज कम एक्सप्लेन हो जाती है, जब आप पढ़ते हो पढ़ाने के लिए तब आपको बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है, तो ये लिखी हुई है तो आप भी इसको साथ में लिख सकते हो, भले मैं नहीं कह रही हूँ। हाँ, तो क्या क्या चीजें आप डिटेल की कॉम्पोजिशन में एक्सक्लूड करोगे? सबसे पहले पेड अप कैपिटल, तुम्हारा खुद की कैपिटल, तुम्हारे खुद के रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस है, तुम्हारा खुद का पैसा है भाई, ये लाइबिलिटी कब से होगी? दिस इज योर ओन मनी। सो P&L का अकाउंट, P&L क्रेडिट बैलेंस इन P&L अकाउंट ऑफ द बैंक, अमाउंट ऑफ एनी लोन टेकन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, से तुमने कोई पैसा लिया है, अमाउंट ऑफ रीफाइनेंसिंग लिए एक्सिम बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, नाबार्ड, सिडबी वगैरह से, तो लिखो दिस फंड बिलोंग टू द बैंक आर नॉट कंसिडर्ड एज आउटसाइड लाइबिलिटी, ये हमारा पैसा है, दीज आर नॉट द आउटसाइड लाइबिलिटी। देखो एक्सक्लूजन के साथ ना नीचे कुछ स्पेसिफिक एक्सक्लूजन की लिस्ट है, उसको भी देखेंगे अभी, ठीक है। पहले ये लिखो ये पैसा हमारा खुद का है। दूसरा, बिल डिस्काउंटेड बाय अ बैंक विद एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज अप्रूव्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये री डिस्काउंटिंग की बात कर रहा है। एक तो होता है कस्टमर अपना बिल डिस्काउंट करवा रहा है बैंक के पास, फिर बैंक उसके आगे डिस्काउंटिंग करवाता है अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, जिसको आप री डिस्काउंटिंग कहते हो। तो वो जो बिल तुम डिस्काउंट करवा रहे हो वो री डिस्काउंटिंग इज नॉट योर लाइबिलिटी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सुनना। अच्छा, ये खाली लिखा हुआ था कि ये जो भी पैसा है ना, ये कस्टमर का डिपॉजिट नहीं है, ये तुम्हारी रेगुलेटरी फंडिंग है, जो तुम्हें पैसा मिला बाहर से, तो इसलिए इधर नहीं आ रहा। हाँ, तो जैसे कि ये एंट्री से अगर समझने की कोशिश करोगे तो इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। मान लेते कि 10 लाख रुपए का कुछ तो कस्टमर ने तुम्हारे पास बिल लगाया,
और फिर तुमने उसको वो डिस्काउंटिंग करने के लिए तुम्हारे पास आया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट समझाया, और जिन्होंने रेगुलर बैच में इसको देखा होगा या फास्ट ट्रैक बैच में, तो तुमने भी समझा होगा। तो सुनना, तो आपने एंट्री क्या डाली, बिल परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए का। कस्टमर के अकाउंट को तुमने क्रेडिट कर दिया 9.5 लाख रुपए से, और अपना डिस्काउंट अर्न कर लिया। अरे तुम क्या करते हो, कस्टमर आता कहता है कि 3 महीने के बाद मेरे को पेमेंट मिलनी है जिन लोगों को मैंने सामान बेचा, बट मुझे पैसा आज ही चाहिए। तो बैंक कहता है टेंशन नोट, मैं तेरे को ना 5% काट के, वो मेरा डिस्काउंट हो जाएगा, मैं तेरे को आज ही पैसा दे देता हूँ। तो तुमने इधर 5% काट के कस्टमर को आज ही पैसा दे दिया। तो ये 10 लाख रुपए तुमने डेबिट किया, बिल परचेज एंड डिस्काउंटिंग, 5% अपना तुमने काटा, डिस्काउंट इनकम दिखा दी 50,000 रुपए की, और बाकी पैसा कस्टमर को दे दिया 9.5 लाख रुपए का। फिर तुमने खुद ये फैसिलिटी नहीं करी, तुमने इसको आगे रीडिस्काउंटिंग करवाई, तो रीडिस्काउंटिंग हो गया। रीडिस्काउंटिंग कैसे हुई, रीडिस्काउंटिंग हुई 4% के ऊपर। सो बेसिकली तुम 4% आगे दे रहे हो, ठीक है। जो भी अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे रीडिस्काउंटिंग करा रहे हो, तो उसने 4% तुमसे चार्ज किया 10 लाख का। तो 10 लाख का 4% बना 40,000 रुपए। तो तुम्हें पैसा इमीडिएटली उसने कितना दे दिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसे तुम रीडिस्काउंटिंग करवा रहे हो, 9,60,000 रुपए। तो यहाँ पे क्रेडिट एंट्री क्या बढ़ेगी, टू बिल परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड अकाउंट। तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो, ये बिल जो आप रीडिस्काउंटिंग करवा रहे हो, जो आपको क्रेडिट एंट्री दिख रही है कहीं ना कहीं, ये कोई लाइबिलिटी नहीं है आपकी। तो ये मेरे को इतना कुछ डीप में जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कोई आपसे कोई एग्जाम में ऐसे एंट्री नहीं पूछेगा, बट समझाने के लिए कि डिस्काउंटिंग रीडिस्काउंटिंग का सीन कैसे चलता है। अभी नेट प्रॉफिट बैंक ने कितना कमाया, जो कस्टमर से 50,000 रुपये डिस्काउंट इनकम कर रहा है वो 40,000 आगे दे रहा है, 10,000 तुम्हारी इनकम होगी। तो ऐसे रीडिस्काउंटिंग है। तो कोई भी बिल डिस्काउंट जो बैंक कर रहा है विद द एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉट अ लाइबिलिटी, वो कोई आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। इनकम टैक्स की प्रोविजन, ये कैसे ये कोई आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है, नॉट एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी, तो डिटेल की कॉम्पोजिशन में नहीं आएगा। अच्छा तुम समझो ये सीन क्या है, देखो तुम मेंटेन क्यों कर रहे हो एसएलआर। अगर तुम उस थीम को भी पकड़ लोगे तो भी तुम्हें समझ में आ जाएंगे सारे लॉजिक, कि जब कल कोई बंदा मेरे से बाहर से पैसा लेने आए, डिपॉजिटर, मेरे पास पैसा अवेलेबल हो, इसलिए मैं लिक्विड एसेट की फॉर्म में मेंटेन कर रहा हूं, बट ये पैसा तो गवर्नमेंट को देना है टैक्स, समझ पा रहे हो। तो ये तो कोई मांगने के लिए आने ही नहीं वाला, तो फिर तुम इसको लाइबिलिटी से हटा दो, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं है। तो उस थीम को पकड़ के चलो आगे। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम DICGC टुवर्ड्स क्लेम हेल्ड बाय बैंक पेंडिंग एडजस्टमेंट देयरऑफ। तो DICGC एक इंश्योरेंस है जो बैंक जनरली लेते हैं कि अगर कभी कुछ हो जाए तो डिपॉजिटर को पे करने के लिए मेरे पास पैसा हो। तो कोई अमाउंट तुम्हें DICGC से मिला है, बैंक ने कोई क्लेम रिसीव किया है DICGC से, ठीक है, बट ये पैसा अभी तक डिपॉजिटर को तुमने पे नहीं किया, तो ये टेम्परेरी रिसीट है, ये कोई लाइबिलिटी नहीं, तुम इसको पे करोगे कल जाके, ठीक है। सो ये भी तुम्हारी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। कोई अमाउंट तुमने रिसीव किया है ECGC बाय इन्वोकिंग द गारंटी, इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इधर एक्सप्लेनेशन के लिए नोट्स में जाना पड़ेगा। समझो, मान लेते हैं बैंक ने एक लोन दिया एक्सपोर्टर को, एक्सपोर्टर का नाम क्या दे, ए लिमिटेड पकड़ लेते हैं, एक कंपनी दी ए लिमिटेड, उसको आपने लोन दिया, एक्सपोर्टर ने लोन लिया 50 लाख का फ्रॉम द बैंक टू फुलफिल द एक्सपोर्ट ऑर्डर। बाहर से ऑर्डर आया, सामान वगैरह चाहिए था बनाने के लिए, तो 50 लाख का लोन ले लिया आपने। हाँ, बैंक प्रोवाइड द लोन विद ECGC इंश्योरेंस कवरेज, लोन आपने कवरेज के साथ दिया। एक्सपोर्टर ने गुड शिप करे बट फॉरेन बायर ने डिफॉल्ट कर दिया, मतलब उसने आपको पैसा नहीं पे करा सामान लेके। एक्सपोर्टर ने गुड्स तो शिफ्ट कर दिए 50 लाख रुपए के, फॉरेन बायर ने डिफॉल्ट कर दिया। एज अ रिजल्ट एक्सपोर्टर ने जब डिफॉल्ट किया तो अभी ECGC की जो गारंटी थी, वो जो इंश्योरेंस कवरेज थी, वहां से बैंक को पैसा मिलेगा। सिंस बैंक के पास ECGC की कवरेज है, उसने क्लेम फाइल किया और ECGC ने जो भी है 90% कवरेज तक का, मतलब 45 लाख रुपए का आपको पैसा पे कर दिया। तो ये जो आपको पैसा मिल रहा है, ये आपकी कोई लाइबिलिटी तो नहीं। तो एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ECGC बाय इन्वोकिंग द गारंटी इज नॉट अ लाइबिलिटी, ठीक है। तो यस, आगे चलो। ऐसा ही कोई अमाउंट तुम्हें इंश्योरेंस कंपनी से मिला है फॉर एडहोक सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स पेंडिंग द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, ये भी आप एग्जांपल से समझोगे। मान लेते हैं बैंक का एक कोई इंश्योरेंस क्लेम पेंडिंग है कोर्ट में, तो कोई फायर इंसिडेंट हुआ जिसकी, अच्छा फायर लगी किसी ब्रांच ऑफिस में, तो इन्होंने इंश्योरेंस ली होगी, उसका क्लेम पेंडिंग है बैंक का
कोर्ट के अंदर टोटल क्लेम 10 करोड़ का मिलता है, क्योंकि कोर्ट के अंदर ये मैटर अभी तक पेंडिंग है, तो इंश्योरेंस कंपनी ने इसे टेम्पररी पेमेंट कर दी 4 करोड़ रुपए की। तो ये 4 करोड़ जो तुम्हें मिले, ये तुम एंट्री क्या डालोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। ये पैसा भी तुम्हारा हुआ नहीं, तुम्हें वापस भी पे करना पड़ सकता है, ठीक है। तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम any amount received from insurance company for ad hoc settlement of claim pending judgment of the court, it is also not your outside liability। मतलब क्या है, तुम्हारा ही पैसा, एक तरीके से देखा जाए तो तुम्हारा पैसा है, बट वंस अ सेटलमेंट विल कम ओनली देन इट विल बी योर मनी, बट ये कोई आउटसाइड लाइबिलिटी तो नहीं है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कोर्ट रिसीवर, ये भी ऐसा ही है कुछ ऊपर जैसा, जैसे एक रिसीवर अपॉइंट किया है कोर्ट ने, जिसके थ्रू आपको थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है, तो ये भी आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है। एनी नेट अनरियलाइज्ड गेन और लॉस अराइजिंग फ्रॉम डेरिवेटिव, अनरियलाइज्ड लॉसेस और गेन नॉट योर लाइबिलिटी अंडर द ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, जो भी बैंक का है। इनकम फ्लोज रिसीव्ड इन एडवांस सच एज एनुअल फी, अदर चार्जेस विच आर नॉट रिफंडेबल, तुम्हारा पैसा है ये, तो क्रेडिट कार्ड का जो भी एडवांस मनी आ रही है, अरे कुछ टाइम तक तुम उसको भले लाइबिलिटी साइड दिखाओगे, बट इवेंचुअली तो तुम्हारी इनकम है नहीं ऐसा। So income flows received in advance such as annual fee and other charges are which are not refundable. Liability arises on account of utilization of limit under bankers acceptance facility. ये banker acceptance facility होती क्या है? तो this is more of like a trade credit, short term credit instrument है जो बैंक को help करता है, which helps the businesses finance trade transaction. So basically it is more of like a trade financing kind of a thing. तो बैंक गारंटी करता है पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर which later on get settled by the customer, तो बाद में कस्टमर इसको सेटल कर देता है। सो दिस काइंड ऑफ गारंटी आप इसे कह सकते हो गिवन बाय द बैंक, जिसको तुम कहते हो बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटी। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ लाइबिलिटी। पार्ट अमाउंट ऑफ रिकवरीज फ्रॉम द बोरोवर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट कंसिडर्ड बैड एंड डाउटफुल, इसका मतलब क्या है कि कोई पैसा था जो तुमने बैड डेट रिकॉग्नाइज कर लिया, बाद में तुम्हें मिल गया, अभी जब तुम्हें बाद में वो पैसा मिलेगा, ये सब कुछ एंट्री से शो हो रहा है, ठीक है। तो बाद में जब तुम्हें पैसा मिलेगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये तुम्हारी कोई लाइबिलिटी है, मतलब ये पैसा तुम्हारा खुद का पैसा था जो तुमने राइट ऑफ कर दिया, अब ये बाद में रिसीव हो रहा है, तो ये तुम्हारे खुद की मनी, तो ये लाइबिलिटी कैसे हुआ। अमाउंट रिसीव्ड इन इंडियन करेंसी अगेंस्ट इंपोर्ट बिल्स एंड हेल्ड इन सडरी डिपॉजिट पेंडिंग रिसीट ऑफ फाइनल रेट। तो ये क्या है, जैसे कि एक इंपोर्टर है, इस इंपोर्टर को सामान मंगवाना है यूएसए से, तो अभी यूएसए को पेमेंट करेगा, डॉलर में करेगा, तो ये इंपोर्टर मान लेते हैं डॉलर कितने उसको पे करने हैं यूएसए के सेलर को जहां से सामान मंगवा रहा है, $20,000, तो इसकी इक्विवेलेंट मनी ये बैंक के पास डिपॉजिट कराएगा ना, तभी बैंक आगे जाके ये पेमेंट रिलीज कर पाएगा। तो कई बार क्या होता है कि कुछ टाइम तक ये बैंक ये पैसा अपने पास होल्ड करके रखता है, मतलब ये जो इंपोर्टर ने इंडियन रुपी इसको दिए कि बाद में इसको जो भी डॉलर बनता है तो इस तरह पेमेंट वगैरह करके आगे सेटल हो जाएगा, तो ये होल्ड करके रखता है कब तक, जब तक रेट फाइनलाइज नहीं हो लेते कि किस रेट के ऊपर कन्वर्जन होना है इंडियन रुपी का डॉलर के अंदर। तो जब तक तुमने रखा है टेम्पररी पैसा तुम अपने पास रख रहे हो, अल्टीमेटली तो पैसा आगे जाना है ना, तो लाइबिलिटी नहीं है। तो अमाउंट विच इज रिसीव्ड इन इंडियन करेंसी, तो तुमने पैसा रिसीव किया इंपोर्टर से इंडियन करेंसी में अगेंस्ट द इंपोर्ट बिल एंड हेल्ड इन सडरी डिपॉजिट पेंडिंग रिसीट ऑफ फाइनल रेट, तो अभी रेट फाइनलाइज नहीं हुआ तब तक ये लाइबिलिटी नहीं है। हाँ, बैंक एजेंसी का बिजनेस भी करते हैं, एजेंसी एज एन एजेंट भी काम करते हैं, जैसे कि कंपनी डिविडेंड बांट रही है, ये काम तुम करवा रहे हो इधर से, तो जो भी पैसा तुम्हारे बैंक के पास आ रहा है वो बैंक का पैसा, ये कोई लाइबिलिटी थोड़ी है, वो तो आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा कस्टमर को। तो एनी अनएडजस्टेड डिपॉजिट स्लैश बैलेंस लाइंग इन लिंक ब्रांचेस फॉर एजेंसी बिजनेस लाइक डिविडेंड वारंट, इंटरेस्ट वारंट, रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी, जब आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आती है, इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स और डिवेंचर टू द एक्सटेंट ऑफ पेमेंट मेड बाय अदर ब्रांचेस बट नॉट एडजस्टेड बाय द लिंक ब्रांचेस। तो मतलब ये जो भी एजेंसी के नाम पे पैसा पड़ा है ना ब्रांचेस के अंदर, ये पैसा ना तुम्हारा है, ये पैसा अल्टीमेटली जाना है आगे, तो ये लाइबिलिटी नहीं, टेम्पररी शो हो रहा है उधर बस। मार्जिन हेल्ड एंड कैप्ट इन सडरी डिपॉजिट फॉर फंडेड फैसिलिटी, फंडेड फैसिलिटी जहां पे तुम इमीडिएटली पेमेंट को रिलीज कर देते हो, तो जो मार्जिन मनी बैंक रखता है तो वो मार्जिन मनी उसका खुद का पैसा है, ये कोई रिफंड नहीं करना आपको, तो रिफंड नहीं करना तो लाइबिलिटी नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको एक्सक्लूड करनी पड़ेंगी फ्रॉम द कंप्यूटेशन ऑफ डीटीएल।
ये आपको समझ में आया? ये तो बहुत हैवी डिस्कशन होगी मैम। ये हैवी डिस्कशन नहीं, आप इसको एक दो बार पढ़ोगे तो चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। देखो, जो तुम्हारा खुद का पैसा वो इधर नहीं आएगा, जो आउटसाइड लाइबिलिटी है वो इधर नहीं आएगी। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आए तो तुम क्लिक कर पाओगे इस चीज को। बस ये ध्यान में रखो, इधर मुझे वो पैसा रखना है जो आउटसाइड लाइबिलिटी, जो मुझे पे करना पड़ सकता है डिटेल की कॉम्पोजिशन में, बाकी सारी चीजें यहां पे नहीं आएगी। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। अदर कंसिडरेशन बाय द ऑडिटर वाइल वेरीफाइंग द कॉम्प्यूटेशन ऑफ डीटीएल, ये भी एग्जम्पशन की बात कर रहा है भाई। ये भी एक अलग से डिस्कशन है जो पेंडिंग रहेगी है। ये भी किसकी बात कर रहे हैं? एग्जम्पशन की बात कर रहे हैं। So while examining the computation of DTL, auditor may specifically examine the details of exempted category for following items. ये कैटेगरीज भी exempted है, ये भी डिटेल की कॉम्पोजिशन में नहीं आती है। ठीक है, तो आपको स्पेशल फोकस यहां पे देना है। चलो, सबसे पहले मिनिमम एलिजिबल क्रेडिट एंड आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स एंड अफोर्डेबल हाउसिंग लोन एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर। ये बात क्या है, इसके ऊपर लिखो, एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस ऐसे फंड, व्हाट इज फंड? तो बैंक ने बॉन्ड इशू करके रखे हुए हैं फॉर फाइनेंसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। ठीक है, तो ऐसे फंड जो बैंक ने रेज करे बाय इशूइंग सच काइंड ऑफ बॉन्ड्स मे बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द डीटीएल कॉम्प्यूटेशन। तो इनको एग्जम्प्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको ना कुछ एलिजिबिलिटी है जो इन बॉन्ड को सेटिस्फाई करनी पड़ती है, तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर देखना पड़ेगा। तो मिनिमम एलिजिबल क्रेडिट एंड आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड टू फाइनेंस द इंफ्रास्ट्रक्चर लोन एंड अफोर्डेबल हाउसिंग लोन एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर। तो ऑडिटर को स्पेशली एग्जामिन करना पड़ेगा इन कैटेगरी को कि ये एग्जम्पशन में कवर्ड है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर देखो, जो कंडीशन सेटिस्फाई करके इनको एग्जम्पशन मिली हुई है वो आप देखो। दूसरा, एलिजिबल अमाउंट ऑफ FCNR foreign currency non-resident and non-resident deposit of maturities of 3 years and above। ये होते क्या है? ये ना NRIs जो होते हैं उनका FD है, ऐसे मानो NRIs का FD है बैंक के पास। तो these are the fixed deposit held in foreign currency by NRIs in Indian बैंक। ठीक है, अच्छा, और इसका क्रक्स लिखो, फिर मैं पढ़ूंगी। ये जो भी लिखा हुआ है इसका क्रक्स लिखो प्लीज। FCNR foreign currency non-resident bank and NRE non-resident external deposit with maturity greater than or equal to होगा मेरे हिसाब से। हाँ, तो ये greater than or equal to 3 years है। आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम CRR एंड SLR। ये आपको सर्कुलर देखना पड़ेगा फिर इसके लिए। तो आर की जगह सही वर्ड होगा मे बी एग्जम्प्टेड। बैंक मस्ट सेपरेटली रिपोर्ट दीज एग्जेम्प्टेड अमाउंट इन फॉर्म ए। तो जब ऊपर आप फॉर्म ए फाइल करोगे या फॉर्म जो भी आप रिस्पेक्टिव फॉर्म फाइल करो वहां पे आपको ये बताना पड़ेगा। ऑडिटर मस्ट चेक इफ लोन्स फ्रॉम FCNR डिपॉजिट एंड IBFC डिपॉजिट आर करेक्टली रिकॉर्डेड। क्या आपने इसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली करी? ऑडिटर को खाली ये चेक करना है। तो ये 3 चीजें पहले आप यहाँ पे इसका कंक्लूजन है, ये जो भी इधर खिचड़ी लिखी हुई है ये लिख के रखो, 1, 2 और 3। अब मैं पढ़ती हूँ। तो एलिजिबल अमाउंट मतलब जो सर्कुलर में एलिजिबल है फॉर द एग्जम्पशन ऑफ एनी FCNR बैंक एंड NRE डिपॉजिट। इसको मानो NRI का ऐसे फॉरेन करेंसी में हमारे पास FD है, ठीक है, जिसकी मैच्योरिटी 3 साल है, उसके ऊपर है, उन्हीं के लिए एग्जम्पशन है। द ऑडिटर शुड ऑल्सो वेरीफाई द लोन जो भी यहां से दिए जा रहे हैं एंड इंटर बैंक फॉरेन करेंसी डिपॉजिट फॉर रिपोर्टिंग इन फॉर्म ए रिटर्न। तो ये आप कहां रिपोर्ट करते हो? फॉर्म ए में आप इसको रिपोर्ट कर रहे हो, मतलब ये उसकी कॉम्पिटिशन में नहीं आ रहा DTL की। बैंक शुड कन्वर्ट, ये अलग कहानी है, ये वाली कहानी और ये कहानी मिली हुई है एक जैसी ही। बैंक शुड कन्वर्ट देयर फॉरेन एक्सचेंज एसेट और लाइबिलिटी। तो फॉरेन एक्सचेंज एसेट बैंक के और फॉरेन लाइबिलिटी बैंक की ये रेट बता रहा है, या कोई भी बोरोइंग जो बैंक ने करी है फॉरेन से वो किस रेट के ऊपर कन्वर्ट करोगे आप। तो अगर ये फॉरेन एक्सचेंज एसेट लाइबिलिटी या फॉरेन बोरोइंग एज द केस में भी, या आपने USA डॉलर, ग्रेट ये ब्रिटेन पाउंड है ये, ठीक है, ये जापानीज करेंसी है या यूरो, इनमें करी है, अगर आप इसको इंडिया में कन्वर्ट करोगे तो आपको RBI का रेफरेंस रेट लगेगा। बेटा इसको आप मार्क कर लो, MCQ के लिए रेलिवेंट है। और बाकी करेंसीज में अगर आपने बोरो किया है तो आपको रेफर करना पड़ेगा न्यूयॉर्क रेट फॉर द कन्वर्जन इनटू USA डॉलर।
और यही इसने नीचे लिखा हुआ इधर दोबारा से, पता नहीं क्यों। एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर ऑन मेंटेनेंस ऑफ सीआरआर एसएलआर ऑन फॉरेन करेंसी एसेट और लाइबिलिटीज, रेफरेंस रेट फॉर Indian rupees / USA dollar and exchange rate for other major currency for conversion of foreign currency asset liabilities। रेफरेंस रेट आपको कहां से लेना है? ये रेफरेंस रेट बोले ना, आपको रेफरेंस रेट लेना है। रेफरेंस रेट कहां से लोगे? फ्रॉम FBIL, दिस इज फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो बताती है, जो रेट डिसाइड करती है। इट शुड बी टेकन। इफ रेफरेंस रेट इज नॉट अवेलेबल तो फिर आप जो भी न्यूयॉर्क का क्लोजिंग रेट है फॉर द कन्वर्जन ऑफ सच करेंसी इनटू USA डॉलर, ये आप रेफर कर सकते हैं। तो ये स्पेशल कंसिडरेशन होगी, ठीक है। तो दिस वाज योर डिस्कशन ऑफ CRR और SLR। लेट मी सी कि कोई पॉइंट तो मिस नहीं हुआ ऊपर, नहीं। तो सुनो भी, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा? CRR में से कोई क्वेश्चन अपने आप में नहीं बनेगा अनलेस MCQ। SLR में क्वेश्चन बन सकता है एक डिस्क्रिप्टिव पोर्शन वाला, वो कौन कौन से एस्पेक्ट कवर करोगे एग्जामिनेशन के, क्योंकि स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर को सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि बैंक इज कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ SLR। तो जो पॉइंट मैंने आपको लिखवाए 6, वो आपको लर्न करने मैंने लिखवा भी दिए। उसके अलावा डिटेल में क्या इंक्लूड होगा, क्या एक्सक्लूड होगा, ये एक बार दोबारा से पढ़ लेना। नहीं आपको थोड़ा सा क्लिक हो रहा है तो दोबारा से सुन लेना, बट एक दो बार आपको पढ़ना पड़ेगा इस चीज को, फिर ये क्लिक हो जाएगा। ये ज्यादातर चांसेस यहाँ पे MCQ में क्वेश्चन आने के हैं। अगर आप इसको लर्न कर पा रहे हो तो वो लर्न कर पाओगे अगर आपको चीजें समझ में आ गई है, ठीक है, और विद स्पेशल कंसिडरेशन फॉर सर्टेन एग्जम्प्टेड कैटेगरीज। दिस वॉज योर एंटायर डिस्कशन ऑफ SLR एंड CRR। इसको मैं YouTube के ऊपर डाल दूंगी। आई एम श्योर काफी बच्चे उधर भी स्ट्रगल कर रहे होंगे, और क्योंकि अमेंडमेंट भी है तो इट विल गेट कवर्ड ऑल्सो।